हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अनूप सर आप लोगों के सामने क्लास 9 के हिस्ट्री को लेकर आया हूं। आपने इसके पहले जियोग्राफी के फर्स्ट लेसन को पढ़ा है। आज आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, फ्रांसीसी क्रांति या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सभी यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो सामान्य जानकारी है वो आपको समझना है कि जो फ्रांस की क्रांति है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बुर्बो राजवंश के शासक लुई 16वां के काल में प्रारंभ हुई थी। और इस क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं वो आगे आपको बताए जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण। तो आपको यहाँ सामान्य बिल्कुल याद रखना है, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई और जब हुई थी तो उस समय वहाँ वंश था बुर्बो राजवंश और उस समय वहाँ शासक थे लुई 16वां। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड 14 जुलाई 1789 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुई 16वां, द रूलर ऑफ द बुर्बो डायनेस्टी। तो यही तीन चीज़ मुख्यतः याद रखना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 14 जुलाई 1789 को हुई। उस समय रूलर जो थे, राजा यहाँ के थे, लुई 16वां थे और ये जो वंश था, डायनेस्टी थी, उसका नाम था बुर्बो राजवंश। तो द मेन रीजन्स ऑफ द रिवॉल्यूशन आर एज फॉलोइंग। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रीजन्स को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए वीडियो दिया है, इसमें आपको बगल में दिख रहा है कि 1754 से 1794 तक बुर्बो वंश का जो लुई 16वां था उसका शासन चला। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, द मेन रीजन्स फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इनको अगर कहें तो रीजन्स हैं, उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और फिलोसफिकल कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, हम उस तरह इस वीडियो को कन्वर्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहला नंबर है पॉलिटिकल रीजन्स या राजनीतिक कारण। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश पर लुई 16वां राजगद्दी पर बैठे। जब ये बैठे तो उस समय इनकी आयु टोटल या केवल 20 वर्ष थी और उनका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी मतलब इसमें देखिए 2 बार लिख गया है, इसको हटा दीजिए, मैरी एंटोनेट या मैरी एंटोनेट से हुई थी। वैसे बोलते हैं मैरी एंटोनेट। तो राज्यारोहण के समय जब वह राजगद्दी पर बैठे तो उस समय वहाँ का राजकोष जो है वो खाली था। उसके बाद जब ये गद्दी पर क्यों था, तो लंबे समय से युद्धों ने फ्रांस के वित्तीय संसाधन को नष्ट कर दिया था या नष्ट हो चुके थे। और जब ये वहाँ का जो राज दरबार था वर्साय में था, तो वर्साय के विशाल राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखना के लिए जो फिजूल खर्ची का बोझ होता था, उसके कारण धीरे धीरे फ्रेंच की जो अर्थव्यवस्था थी या जो फ्रांस के वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे। देखते हैं, तो इन 1774 लुई 16 of the Bourbon family, the king accessed of the throne of France, hence 20-year-old and married to Austrian Prince Mary Antoinette. Upon his accession, the new king found an empathy treasury. Long year of war had drained a financial resource of France, added to the walls the cost of maintaining as extravagant courts at the इमेंस प्लेस ऑफ वर्सिलिया, यानी जो वर्सिलिया या वर्साय में जो राजभवन था उसमें अत्यधिक खर्च हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने एक नया काम किया था। जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, आपने पढ़ा होगा अमेरिकन रिवॉल्यूशंस, कहीं जाने होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये समझिए कि अमेरिका की क्रांति है जो इनसे पहले या कहें 1776 में हुई थी। तो जब 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई तो जो इंग्लैंड था वो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को अपने नियंत्रण में किया था या अपने कब्जे में किया था
उन 13 राज्यों के लोगों ने मिलकर इंग्लैंड के विरुद्ध क्रांति की थी। तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साझा शत्रु ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में जो फ्रेंच अमेरिका की क्रांति थी, उस क्रांति में फ्रेंच ने अमेरिका की सहायता की थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिब्रे का अधिक ऋण बढ़ गया। लिब्रे क्या है समझना है। लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा का नाम है, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ था। यानी जैसे पीछे बताया कि जब वो राजगद्दी पर बैठा था तो उस पर 2 अरब लिब्रे का ऋण था। तो वह 2 मतलब राजकोष खाली था, तो वो कितना था करें, तो वो जो 2 अरब ऋण था, उस 2 अरब के साथ अमेरिका उपनिवेश के युद्ध में जुड़ने के कारण वह जो है बोझ जो है थोड़ा बढ़ा, यानी 10 अरब और हुआ, 2 अरब ये, यानी टोटल 12 अरब लिब्रे का इन पर ऋण हो गया। जो इन्होंने उधार दिया था, उधारदाता जिन्होंने राज्य को ऋण दिया था, अब वह इस ऋण पर 10% की दर से 10% की दर से ब्याज लेना शुरू कर दिए। यानी कि अगर देखें, अंडर लुइस 16वां फ्रेंच हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनेमी, ठीक है ना, इमेंस इनेमी ब्रिटेन्स। द वार एडेड मोर देन बिलियन लीवर्स लिब्रे है, ठीक है ना, बिलियन लिब्रे टू ए डेप्ट ए बिलियन यानी 10 अरब कहें या अ बिलियन लीवर्स लिब्रे वाज डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी रीजन्स टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रेज। तो लैंडर्स हु गिव द स्टेट्स क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% ऑन लोन। इसके कारण जो है क्या हुआ कि जब 10% लोन पर टैक्स लगना शुरू हुआ या उस पर जो है क्रेडिट होना शुरू हो गया, तो उस पर क्या हुआ कि परिणामतः लुई 16वां ने राजकोष को पुनः भरने हेतु नए करों के प्रस्ताव का निर्णय लिया। और जब नए करों का प्रस्ताव लागू करने का सुझाव दिया या प्रस्ताव लाया गया, वैसे ही फ्रांस में विद्रोह शुरू हो गए या फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हो गई। यानी कॉन्सिक्वेंटली लुई 16 डिसाइडेड टू इंट्रोडक्ट ए न्यू टैक्स टू replenish that treasury which gave rise to revenues। यानी इसमें आपको समझना है कि जैसे ही उसने क्या किया कि लुई 16वां ने इंट्रोडक्ट टू न्यू टैक्सेस टू रिप्लेनिश दैट ट्रेजरी, यानी जैसे ही नए करों का प्रस्ताव लाया तो विच गेव राइज टू रिवोल्यूशन, यानी उसके साथ ही क्रांति को बढ़ावा मिला। तो ये था इसका पॉलिटिकल रीजन्स। अब देखते हैं सोशल रीजन्स या सामाजिक कारण। तो पहले हम जानेंगे फ्रांस का समाज कैसा था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। यानी फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। और यह जो डिवीज़न था, ये विभाजन था, ये वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज जो था, ये मध्यकालीन सामंतीय व्यवस्था का एक अंग था। यानी मध्यकाल का जो सामंती व्यवस्था है उसका अंग था। फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लासेस वाज पार्ट ऑफ द मेडुअल फेडुअल सिस्टम। फेडुअल मतलब मिडिल कालीन या मेडुअल फेडुअल सिस्टम था, और इस सिस्टम के तहत यह डिवीज़न निर्धारित था। तो कौन से डिवीज़न थे वो देखेंगे। तो जो हमारा फ्रांस का जो समाज था उसमें पहला डिवीज़न था फर्स्ट स्टेट, यानी प्रथम स्टेट, जिसे पादरी यानी कि क्लर्गी कहते थे। जो द्वितीय स्टेट था उसे कुलीन वर्ग यानी नोबेल्टी कहते थे। जो तृतीय स्टेट है उसे थर्ड स्टेट। इस स्टेट की बात करें तो यहाँ 3 कैटेगरी के लोग थे। ये समृद्ध लोग थे, और ये किसान थे जो कृषि कार्य करते थे, और ये ऐसे थे जो भूमिहीन या मजदूर की तरह होते थे। तो 3 कैटेगरी थी, जिसमें पहले कैटेगरी के लोग धनी तो होते थे इन लोगों की तरह, लेकिन इन लोगों को जो प्रिविलेंस मिले होते थे, जन्मजात विशेषाधिकार मिले होते थे, वो इन लोगों को नहीं प्राप्त होते थे। तो तीसरे की बात करें तो 3 उसमें हो गए बड़े व्यवसायी यानी बिग बिजनेसमैन,
व्यापारी यानी मर्चेंट्स, अदालती यानी कोर्ट ऑफिशियल्स, और लायर एटीसी इस श्रेणी में आते थे। सेकंड में पेजेंट्स एंड आर्टिसियन आते थे, किसान और कारीगर। और थर्ड में छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर यानी स्मॉल पेजेंट्स, लैंड लेस लेबर, सर्वेंट्स आदि इसके अंतर्गत आते थे। तो ये फ्रांस का समाज है। अब इन समाज की विशेषता देखते हैं अलग अलग। देखिए पहले दो स्टेट्स, यहाँ बात हो रही है क्लर्गी एंड नोबल्टी की, यानी कि कुलीन और पादरियों की। जो पहले दो स्टेट के सदस्य थे अर्थात कौन, पादरी और कुलीन को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, जिन्हें हम जन्मजात विशेषाधिकार कहते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था, राज्य के करों को भुगतान करने से छूट। यानी जितने प्रिविलेंस थे, जन्मजात विशेषाधिकार थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि उन्हें जो है किसी भी प्रकार का राज्य को टैक्स नहीं देना होता था, कर नहीं देना होता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त होते थे। यानी द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स यानी क्लर्गी एंड नोबल्टी द एंजॉयड certain prevalence by birth. The most important of these was मतलब इसमें exemption from paying tax to the states. The noble further enjoyed federal prevalence. ठीक है ना। अब आगे देखते हैं जो तृतीय स्टेट्स है। जो थर्ड स्टेट्स है उसे हम जनसाधारण वर्ग के नाम से जानते हैं। हमने जो थर्ड स्टेट था उसमें 3 कैटेगरी बताई थी, उन तीनों कैटेगरी को बोल दें तो क्या है, जनसाधारण वर्ग। इसमें कुछ लोग अमीर थे, हम पहले ही बता चुके हैं। जो फर्स्ट थे, जो क्या थे, उस 3 में जो पहले नंबर पे थे, बड़े व्यवसायी थे, लायर थे, ये सभी क्या होते थे, अमीर होते थे। और कुछ गरीब होते थे, यानी किसान और जो नीचे के सर्वेंट लोग होते थे वो सब क्या है, गरीब हैं। लेकिन पूरी आबादी में लगभग 90% लोग तो किसान हैं। यानी कि क्लर्गी हैं, नोबल्टी हैं, मध्यम वर्ग। इसमें जो थर्ड स्टेट्स है इसमें 3 वर्ग हैं। इनमें से सबसे अधिक मात्रा किसकी है, 90% किसान है। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम है। ज़मीन के मालिक कौन है, तो 16% ज़मीन जो है वो कुलीन, चर्च और तृतीय स्टेट के अमीरों के पास होती थी या इनके स्वामित्व में होती थी। केवल तृतीय स्टेट के लोगों की बात करें, जो इसमें अगर बात करें तो प्रथम 2 स्टेट बताए थे उनको प्रिविलेंस प्राप्त है, यानी जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके तहत उन्हें कोई कर नहीं देना है। लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग हैं उन्हें ही सिर्फ कर अदा करना होता था या कर अदा करने की अनुमति थी। और मुख्यतः जो कर होते थे वो 2 प्रकार के होते थे, एक को डायरेक्ट कहा जाता था और एक को इनडायरेक्ट कहा जाता था। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार के जो कर थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के कर होते थे, उनमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो टाइद और टाइल हैं। अभी इनके बारे में आगे देखते हैं। सम पीपल ऑफ दिस थर्ड स्टेट्स यानी जनरल पब्लिक वेयर रिच एंड सम पीपल वेयर पुअर। अबाउट 19% of the entire population were peasants, but their number of peasants owning lands was very less. About 60% of the land was owned by nobility, church and other wealthy members of the third states. Only the third state tax people paid tax. ठीक है ना। ओनली थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे उन्हें ही किसी भी प्रकार का टैक्स पेड करना होता था। देयर वाज मेनली 2 टाइप्स टैक्सेस। यहाँ देखिए टाइल एंड टाइड दिया है, आप यहाँ पे इसे समझिएगा। जो 2 टाइप्स हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं। तो इनमें जो टाइल एंड टाइड दिए हैं दोनों डायरेक्ट लिख गए हैं। आपको इस तरह याद रखना है, 2 प्रकार के टैक्सेज हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है उनमें टाइल और टाइड हैं। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट हैं, किसी प्रकार की वस्तुओं की खरीद पर या इनकम पर टैक्सेस आदि, इस प्रकार के अनेक प्रकार के टैक्स होते थे, उनको देने होते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको टाइल एंड टाइड बताया गया है, तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो टाइड है ये चर्च द्वारा लगाया गया एक कर है, यानी एक प्रकार से अगर कह दें तो ये धार्मिक यानी रिलीजियस कर है, धार्मिक कर है, जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा देना होता था। यानी ए टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्रेसिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
और टाइल क्या है? सीधे राज्य को भुगतान किया जाने वाला कर। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट्स, यानी ये डायरेक्ट टैक्स जो है किसे दिया जाता था? स्टेट को दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आ गए आपके इकोनॉमिकल रीजन्स या आर्थिक कारण। उस समय आर्थिक कारण की समस्या क्या है? देखिए, फ्रांस की जनसंख्या जो 1715 में थी वो लगभग 23 मिलियन थी, और ये बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। और अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से वृद्धि हुई, यानी अनाज उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसकी तुलना अगर करें तो मतलब उत्पादन की क्षमता में मांग की अधिक वृद्धि हो गई। यही अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ गई। अधिकांश लोग का मुख्य खाद्य उस समय पावरोटी था और उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ी। यानी द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread, which was the staple diet to the majority, rose rapidly. तो इसमें आगे देखते हैं क्या हुआ कि अधिकांश मजदूर उस समय जो होते थे, मजदूरों की स्थिति बात करें तो कारखानों में काम करते थे, जिनके मालिक ही उनकी मजदूरी को तय करते थे। लेकिन जो मजदूरी की बात करें, जो मालिक थे वही मजदूरी तय करते थे। और उस समय की बात अगर करें, एक मिनट, जो मालिक थे वो मजदूरी तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी कि जितनी महंगाई बढ़ रही थी उसके हिसाब से मजदूरी बढ़ नहीं रही थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो अत्यधिक चौड़ी होती गई। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो चौड़ी होती गई। जब भी सूखे और ओले से फसल नष्ट हो जाती तो स्थिति और बद से बदतर हो जाती, यानी जब भी सूखा पड़ जाए, ओला पड़ जाए और फसल नष्ट हो जाए तो स्थिति बद से बदतर इसलिए हो जाती थी क्योंकि कर पर किसी प्रकार की छूट नहीं होती थी, टैक्सेज आपको देने होते थे। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है, या जिसे जीविका संकट कहते हैं। इन परिस्थितियों में नए करों का प्रस्ताव जनसाधारण वर्ग को विद्रोह के लिए तैयार कर दिया। समझ आ गया ना? जब उनको खाने के नहीं, जब फ्रांस के लोग भूखे नंगे रहने लगे या भूखों मरने लगे तो वो लोग जो है क्रांति करने के लिए मजबूर हो गए। मोस्ट वर्कर वेयर एम्प्लॉयड ए लेबर्स इन वर्कशॉप हु वन फिक्स्ड देयर वेजेस, यानी वहाँ का जो मालिक था, ऑनर होता था वही उनका वेजेस फिक्स करता था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विथ देयर राइज इन प्राइस, यानी जितनी दर से महंगाई बढ़ रही थी उस दर से यह बढ़ नहीं रहा था, या उनके जो वेजेस हैं वो बढ़ नहीं रहे थे। सो दैट गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच विंडेड, यानी कि जो उनके बीच का गैप था अमीरी गरीबी का, यानी पुअर एंड रिच का, वो बढ़ता गया। थिंग्स बिकम वर्स व्हेन ही वर ड्राउट टू हेल्प रिड्यूस द हार्वेस्ट। दिस लीड ए subsistence crisis, something that occurred frequently in France during of the old regime. The proposal of new taxes in these circumstances prepared the mass for revolts. ठीक है ना? यानी इसकी स्थितियां आपको समझना है, कैसे बताया जा रहा है, क्या होता था। नेक्स्ट देखते हैं दार्शनिक कारण यानी फिलॉसफिकल रीजन्स। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे हम लोग मध्यम वर्ग कहा करते थे या कहते हैं। तो 18वीं सदी में एक नया समूह उदित हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। ये कौन थे? जिन्होंने फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्र जैसे सामानों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर ली। तो तृतीय स्टेट में सौदागर और निर्माताओं के अलावा वकील और प्रशासनिक अधिकारियों जैसे व्यवसायों के लोग शामिल थे। सौदागर और निर्माताओं के अलावा वकील और प्रशासनिक अधिकारियों जैसे व्यवसायों के लोग शामिल थे। द 19th century witnessed द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स
termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exports or brought by the rich member of society. In addition to merchant and manufacturer, their third states include professional such as lawyer and administrations officers। यानी इसमें जो है जो सौदागर निर्माता थे, इनके अलावा वकील और प्रशासनिक अधिकारी जैसे व्यवसायी भी शामिल होते थे। ये कौन थे? ये सभी, अगर इनकी बात करें तो ये सभी शिक्षित होते थे। इनकी विचारधारा क्या थी कि ये मानते थे कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए, बल्कि किसी भी व्यक्ति के सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। यानी वो कितना योग्य है उस आधार पर उसकी स्थिति निर्धारित होनी चाहिए। साथ ही स्वतंत्रता और समानता के कानून और सभी के लिए अवसर पर एक समाज की परिकल्पना करने वाले विचारक जैसे जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने इन विचारों को रखा था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को इन लोगों ने प्रस्तुत किया, तो उससे ये लोग प्रभावित थे और ये चाहते थे कि सभी लोग स्वतंत्र, समान कानून और समान अवसर सभी को उपलब्ध होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेंस बाय बर्थ। ठीक है ना? रदर ए पर्सन social position must depend on his merit. These ideas in visions of society based on freedom and equal law and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। यानी जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो थे जिन्होंने फ्रीडम और इक्वल्स यानी कि स्वतंत्रता और समानता की बात रखी, फ्रीडम एंड इक्वल्स की बात रखी या लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया। इससे वहाँ के लोगों की विचारधारा बदली और वह इन विचारधाराओं को लेकर क्रांति करना प्रारंभ किए, या जो मिडिल वर्ग के लोग थे वह क्रांति की ओर अग्रसर हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे शुरू हुई। आज हमने आपको रीजन्स पढ़ाया है, अब नेक्स्ट होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कैसे स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट्स के लिए पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।